देखते हैं हमने अभी तक क्या क्या कर लिया है। डन, हमने कर लिया है एक वेक्टर के बारे में क्या जान लिया है। एक वेक्टर होता है, उसके पास एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होती है डायरेक्शन। डन। और एक वेक्टर को, किसी भी वेक्टर के होते हैं 3 बच्चे। क्या जरूरी है कि 3 ही होंगे? नहीं, 3 भी हो सकते हैं और 3 से कम भी हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते। और एक वेक्टर के, ये क्या लिख दिया, और एक वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो बताना काम होता है किसका? यूनिट वेक्टर का। और हम डायरेक्शन बताते कैसे बेटा? ए कैप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर बटा मॉड ए। आपने देख लिया कि एक वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, एक वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, अगर एक वेक्टर मेरा ऐसे को जा रहा है तो इसके 2 टुकड़े मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ, एक टुकड़ा ये और एक टुकड़ा ये। अगर ये एंगल अल्फा है, ये वेक्टर ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड फिर ए होगा, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ए कॉस थीटा और जगह ए साइन थीटा, है ना। इसको क्या बोलेंगे? इस वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इसको वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है एक्स की डायरेक्शन में, किसकी डायरेक्शन में? और वर्टिकल कंपोनेंट जो है वाई की डायरेक्शन में। तो इस पूरे के पूरे वेक्टर को मैं क्यों ना प्यार से ऐसे लिख दूं, ए कॉस थीटा। क्या ये पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन है? हाँ जी, ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। मैं ऐसे भी इस वेक्टर को लिख सकता हूँ क्योंकि इसके 2 ही बच्चे थे, दोनों को साथ साथ में लिख दिया, एक एक्स की डायरेक्शन में और एक वाई की डायरेक्शन में। अब शुरू कर रहे हैं हम वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, जब भी हमारे को 2 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है तो उसको मल्टीप्लाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं या तो डॉट प्रोडक्ट या तो क्रॉस प्रोडक्ट। देखें, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, 2 तरह की वेक्टर मल्टीप्लिकेशन होती है। एक होता है हमारा स्केलर प्रोडक्ट और एक होता है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट। बच्चों एक बात ध्यान से सुन लो कि तुम लोग आज के बाद फिजिक्स में जहां जहां पे मल्टीप्लाई होएगा वहां पे या तो डॉट होगा या तो क्या होगा? क्रॉस होगा। और उसको आप कभी भी मल्टीप्लाई नहीं बोलेंगे। अगर ए क्रॉस बी हो रहा है तो आप उसे ए क्रॉस बी बोलेंगे, अगर ए डॉट बी हो रहा है तो आप उसे ए डॉट बी बोलेंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। क्यों सर मल्टीप्लाई क्यों ए इंटू बी क्यों नहीं बोल सकती मैं? ए इंटू बी इसलिए नहीं बोल सकती क्योंकि अगर आप ए इंटू बी बोलोगी तो आपको ए इंटू बी बोलने की आदत पड़ जाएगी, और वो तो है ऑलरेडी, वो तो ऑलरेडी है, मैथ से आप कोई आदत पड़ी हुई है। लेकिन अगर आप ए इंटू बी बोलोगी तो आपको कभी भी नहीं पता लगेगा कि इनका डॉट करना या क्रॉस करना। फिर आप अपने दिल से कभी भी डॉट लगा दोगी, कभी भी क्या लगा दोगी? क्रॉस लगा दोगी। अगर बीच में डॉट है तो आप डॉट बोलेंगे, क्रॉस है तो आप क्रॉस बोलेंगे। जो बच्चा ये फॉलो करेगा उसे रिजल्ट दिख जाएगा और जो बच्चा ये फॉलो नहीं करेगा उसे भी रिजल्ट दिख जाएगा। बात समझ में क्या? उसे क्लैरिटी ही नहीं आएगी क्योंकि हम बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं डॉट और क्रॉस लगाने के वक्त। जहां पे डॉट लगता है वहां पे क्रॉस नहीं लग सकता। अगर आपने डॉट की जगह पे क्रॉस लगाया मतलब आपको नॉलेज ही नहीं है वेक्टर्स की, मतलब आपको फिजिक्स की नॉलेज नहीं है, मतलब आपकी यू आर स्टिल नॉट रेडी टू डू फिजिक्स। समझ आएगी बात? आपको पता होना चाहिए कहाँ डॉट लगाना है और कहाँ क्रॉस लगाना है। और जब आपको पता लगेगा कहाँ क्या बोलना है तब आपको पता लगेगा कहाँ क्या लगाना है। बात क्लियर? ओके। डॉट क्रॉस स्केलर प्रोडक्ट को बेटा हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट। और वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। सो बेसिकली हम स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है तो उसका आंसर जो आता है वो क्या आता है? स्केलर आता है। क्या आता है? अगर मैंने ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किया तो आंसर क्या आता है? सी। और ये सी जो होता है स्केलर होता है। क्या होता है? एक स्केलर। ये बात हमेशा याद रखेंगे कि डॉट प्रोडक्ट का जो आंसर आता है वो क्या आता है? स्केलर। और स्केलर ऐसी चीज होती है जिसको डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। समझ आएगी बात? और वैसे ही अगर मैं 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहा हूं तो जो आंसर आएगा ये एक तीसरा वेक्टर आएगा। ये तीसरा क्या आएगा? एक वेक्टर। और वेक्टर
वेक्टर का के केस में हमारे को डायरेक्शन का पूरा ध्यान देना पड़ता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? अब चलो शुरू करें। ठीक, डॉट प्रोडक्ट, क्या गंदा लिख रहा हूं, हैंड राइटिंग ऐसी है। डॉट प्रोडक्ट, अगर बेटा एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है तो क्या मैंने, अच्छा मेरे को वैसे ही फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मेरे को जानना था हैरी से कि हैरी ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है और इन दोनों के बीच में कितना एंगल है। ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, दोनों के बीच में कितना एंगल है बेटा? अगर किसी बच्चे को ये भी नहीं पता तो उस बच्चे को वेक्टर्स के बारे में थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन नहीं है। कितना एंगल है इसके बीच में बेटा? बोलो 110, बोलो 110। जब हम वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालते हैं तो दोनों की टेल से टेल जुड़ी होनी चाहिए, तीनों से टेल से, और छोटा एंगल होना चाहिए। और कौन सा एंगल? दिस इज नॉट द एंगल। हम इसको आगे को खिसकाएंगे और इसको कहाँ लेके जाएंगे? ये लो, इसको मैं क्या करता हूँ, तू चलो इसको पीछे कर दूँ या तो इसको ऐसे ही पीछे रहने दो, इसको क्या करूँ, तू चलो दिस विल बी द, दिस इज पैरेलल शिफ्ट और ये एंगल है भाई। अरे 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 एरो दिखा नहीं था भाई। ठीक है भाई, मम्मी पापा को नंबर भी नहीं दिखेंगे। ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया और इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? थीटा हो गया। क्या यहां तक बात क्लियर है? अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो होता है ए डॉट बी, हम इसे कैसे लिख सकते हैं? ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ये ए डॉट बी क्या आएगा? हमेशा सी आएगा। क्या आएगा? सी। सी एक तीसरी फिजिकल क्वांटिटी है, तीसरी। ए एक फिजिकल क्वांटिटी है, बी एक फिजिकल क्वांटिटी है और सी तीसरी फिजिकल क्वांटिटी है। ए और बी दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है, बट सी जो रिजल्ट है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। बात समझ में आई क्या? तो या तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा, और क्योंकि ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। बात समझ में आई? अब यहां से एक और तो डॉट प्रोडक्ट के आंसर में ये थीटा आता है। ये क्या आता है? एक थीटा। इस थीटा को ध्यान में रखते हैं। ठीक है, अब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल, दो वेक्टर के बीच में मैक्सिमम कितना एंगल आ सकता है बच्चे? बोलो 180, बोलो 180। बात समझ में आई क्या? अब दो वेक्टर के बीच में मैक्सिमम एंगल आ सकता है 180, तो दो वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा ये क्या हो सकता है? जो ये थीटा की वैल्यू है ये या तो एक्यूट हो सकती है। एक्यूट मतलब ये थीटा जो हो सकता है आपका लेस देन 90 डिग्री हो सकता है, हाँ है ना? और ये थीटा आपका इक्वल्स टू 90 डिग्री हो सकता है, और ये थीटा आपका ग्रेटर देन 90 डिग्री हो सकता है, और ये थीटा आपका 180 डिग्री हो सकता है, और ये थीटा आपका 0 डिग्री हो सकता है। बेटा कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है ये? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर जगह पे मल्टीप्लाई की ज़रूरत हमारे को पड़ेगी। और जो ये रूल यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे समझेंगे वो रूल हर जगह पे अप्लाई होएंगे। कभी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा, मैं एंगल देखूंगा और मेरे को पता लग जाएगा अच्छा एंगल ये, तो ये आंसर ऐसा आंसर आएगा, हाँ है ना? तो अभी ध्यान में दें, अगर थीटा इन दोनों वेक्टर का 0 डिग्री है तो आंसर क्या आएगा? ए बी कॉस 0। कॉस 0 कितना होगा? 1। कॉस 0 कितना होगा? 1। तो जो सी का आंसर आएगा, यहां पे लिख देता हूं ऐसे, तो सी इज इक्वल्स टू ए बी, सी इज इक्वल्स टू ए डॉट बी, ए बी कॉस 0। कॉस 0 क्या आ गया? 1 आ गया। बात समझ में? मैक्सिमम आंसर है ये। क्या आंसर है? मैक्सिमम आंसर है। डन। अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल 180 डिग्री है, 180 डिग्री समझती है ना? एक इधर से इधर गया बेटा और एक इधर से इधर गया, ए वेक्टर इधर और बी वेक्टर इधर, है ना? तो इनके बीच में एंगल 180 आ गया,
और सी का जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, सी इज इक्वल्स टू माइनस ए बी। कॉस 180 माइनस 1 होता है और ये मिनिमम आंसर है। कितना आंसर आया, मिनिमम आंसर आया। क्या यहां तक समझ में आया आपको? आगे, अरे जो करा रहा हूं वो तो देख ले बच्चे। तुझे क्या हुआ? अरे अरे तो अभी मैं, डोंट वरी, एंगल्स की टेंशन ना ले, वो सारे के सारे एंगल्स वही होंगे जो जिसकी तेरे को प्रॉपर नॉलेज होगी। डन, तेरा काम है बस कंसेप्ट सीखना। अभी एंगल की इतनी टेंशन मत ले बेटा। ये दो तो तुमको मैंने ऐसे ही बता दिया। जो मेन काम होते हैं ये तीन होते हैं, या तो एंगल 90 से छोटा होगा, या एंगल 90 से बड़ा होगा, या एंगल 90 होगा। समझ आएगी बात? अगर एंगल तुम्हारा 90 से छोटा है, एक्यूट एंगल है, कॉस एक्यूट में सारा पॉजिटिव होता है, क्या होता है? तो ए डॉट बी आपका पॉजिटिव होगा। ए डॉट बी क्या होगा, मतलब ए डॉट बी, हाँ वही ए डॉट बी जो कि सी होता है ना, इसका आंसर ग्रेटर देन 0 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? अगर इन दोनों दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 हो रहा है, दो वेक्टर के बीच में एंगल, तो ऐसे cos 90 0 होता है। cos 90 डॉट प्रोडक्ट का आंसर क्या आ गया? 0। डॉट प्रोडक्ट का आंसर क्या आ गया? आपको ये बात हमेशा याद रखनी है, दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो यहाँ पे मेरा सी जिसका जो है ए डॉट बी, ये आ गया 0। और अगर एंगल 90 से बड़ा है तो डॉट प्रोडक्ट का आंसर नेगेटिव होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट 90 से बड़ा, सेकंड क्वाड्रेंट, आपको सेकंड क्वाड्रेंट नहीं पता, डोंट वरी। जब भी आपका आंसर बेटा थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी हो और 180 या 180 से छोटी हो, डन, तो आपका जो cos थीटा होता है नेगेटिव होता है। इस केस में cos थीटा क्या होता है? लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव। तो ये आ गया, तो हमारा ए डॉट बी क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। क्या आ गया? देख बच्चे बात सुन, अगर एंगल 90 से छोटा है तो ए डॉट बी पॉजिटिव है, अगर एंगल 90 है तो ए डॉट बी 0 है, अगर एंगल 90 से बड़ा है तो ए डॉट बी नेगेटिव है। कितना क्लियर? पूरा क्लियर, इससे ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ठीक, अगर ए डॉट बी में एंगल 0 का है, अगर ए और बी में एंगल 0 है तो डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम, अगर एंगल 180 है तो डॉट प्रोडक्ट मिनिमम। क्या यहाँ तक बात क्लियर? क्लियर क्लियर, ओके। क्या देखा तूने वहां पे? यहाँ पे क्या देखा? बोल बोल बोल, यहाँ पे क्या देखा? यहाँ पे हमने देखा जब दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 होता है तो उनका डॉट प्रोडक्ट, तो उनका डॉट प्रोडक्ट, तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। डन। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ, मेरे पास होती है 3 एक्सिस। कितनी एक्सिस? 3 एक्सिस, एक्स वाई और जेड, हाँ है ना। ये एक्स हुआ, ये वाई हुआ और ये जेड हुआ। डन। तो क्या एक्स और वाई के बीच में एंगल 90? क्या वाई और जेड के बीच में एंगल 90? क्या एक्स और जेड के बीच में एंगल? तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। कहने का मतलब यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं अगर लिखता हूँ कि अगर मैंने ये लिखा आई कैप डॉट जे कैप, या फिर जे कैप डॉट के कैप, या फिर के कैप डॉट आई कैप, हाँ या ना, मैं एक को सॉल्व कर देता हूँ, नीचे वाले को सॉल्व नहीं करूंगा। ए डॉट बी, आंसर क्या होगा? ए बी कॉस थीटा। ए बी, आई का मैग्नीट्यूड ये होगा, आई का मैग्नीट्यूड ये होगा, जे का मैग्नीट्यूड ये होगा, और कॉस 90 और कॉस 90, हाँ है ना। आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है? आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है? खड़े हो जाओ सारे के सारे, तीनों खड़ी, खड़े खड़े खड़े, तू बैठे रहे, तू भी खड़ा हो, खड़े हो, खड़े हो जाओ, खड़ा हो या मार खा के खड़ा होगा? तो यहां से मेरा आया ये 1 इंटू 1 इंटू 0, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका एंगल, एंगल तो 90 है वैल्यू, तो आंसर कितना आया? 0, है ना। तो वैसे ही जे डॉट के 90 होंगे, एंगल 90 है, इसका भी 90, है ना। अगर मैं कभी भी ऐसा लिख देता हूं, कैसा लिख देता हूं? 7 आई कैप डॉट 8 जे कैप, तो आप टेंशन नहीं लोगी, आपका क्या आंसर लिखोगी? क्यों? क्योंकि आई और जे है, आई और जे, आपको फालतू की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फालतू का दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आई क्या? डन। यहाँ पे जो भी लिखा पहले वो उतारूं।
बढ़िया था। अब देखो तुम्हारे को ये पता लग गया कि सी इज इक्वल टू ए डॉट बी, और ए डॉट बी जीरो कब होता है? जब दो वेक्टर क्या होते हैं? जब दो वेक्टर हमारे परपेंडिकुलर होते हैं तो ए डॉट बी जीरो होता है। और इसका यूज जो है क्लास 9th में आपको बहुत सारा बताया मैम ने बताया कि भाई आपको ये बताया था कि अगर एक कुली है, बेटा स्कूल में बताया था, मैं 9th में भी सर था और अभी भी सर हूं। आपको और भी कईयों ने बताया होगा, स्कूल में नहीं पढ़ते थे आप। मैं कराऊंगा कि अरे देखो 9th क्लास में आप लोगों को सर ने बताया था कि अगर आप सर पे रख के लगेज को आगे जा रहे हो तो वर्क डन जीरो होता है, नो वर्क डन। और आप ऐसे कहते हो भाई वर्क डन क्यों जीरो है? हाँ है ना? तो भाई इस पूरे का जो वजन है वो कहाँ जा रहा है और हम कहाँ जा रहे हैं? तो ये हुआ फोर्स नीचे लग रही है, डिस्प्लेसमेंट आगे जा रही है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो होता है एफ डॉट एस। वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। समझ आई बात? तो अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 और उनका डॉट प्रोडक्ट हो तो आंसर क्या आएगा? जीरो। क्या आंसर आएगा? एफ डॉट एस, और एफ और एस के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो वर्क डन इज, इसलिए इस केस में वर्क डन हमारा जीरो होता है। समझ आई बात? और कुछ भी बोला था मैं होगा मैडम ने, सर ने बोला होगा कि भाई अगर आपका यहाँ से अगर आपका ये पेंडुलम गोल गोल घूम रहा है ना, तो इस केस में भी वर्क डन क्या होता है? जीरो। और इस केस में वर्क डन जीरो क्यों होता है? बताया होगा उन्होंने कि भाई यहाँ पे जो फोर्स लग रही है वो इधर को लग रही है, ठीक, और डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो इधर को हो रही है, और ये दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसलिए यहाँ पे भी वर्क डन क्या था? जीरो था। आपको टीचर्स ने ये भी बताया होगा कि कोई भी अगर प्लेनेट गोल गोल घूम रहा है सन के अराउंड, ये मेरा सन है, ठीक, और ये मेरी क्या है? ऑर्बिट है। यहाँ पे हमारा एक प्लेनेट है, हाँ है ना? ये प्लेनेट कहाँ जा रहा है भाई? ये प्लेनेट इधर को रोटेट कर रहा है मान लो, तो ये इसकी डायरेक्शन होगी डिस्प्लेसमेंट की, और इसको फोर्स कहाँ को लग रही है? अंदर को। तो इस केस में भी हमारा वर्क डन क्या होता है? क्या ये बात क्लियर है? वर्क डन की ही बात नहीं है, वर्क डन की बात कभी भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो होता है। समझ आई बात? आपको पता होना चाहिए, बहुत सारे फॉर्मूले में मल्टीप्लिकेशन यूज होती है, आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पे डॉट और कहाँ कहाँ पे क्रॉस है, और मल्टीप्लिकेशन कोई बोलेगा नहीं। बात समझ में आई क्या? जो बोलेगा उसको क्लैरिटी कभी भी नहीं आएगी, और जो बोलेगा और उसको क्लैरिटी नहीं आएगी और उसके बाद वो मेरे से एक्सपेक्ट करेगा कि सर मैं तुम्हारे दिमाग में क्लैरिटी भरूं, तो मैं भर दूंगा दिमाग में। देखें, अगर यहाँ पे अगर मैं लिखूं दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है, दो वेक्टर इज इक्वल टू दिस, ए वेक्टर को अगर मैं बोल दूं ए वेक्टर, अच्छा ठीक है, ए वेक्टर हमारा हो गया ए एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस, अरे क्या लिख रहा हूं मैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड, और ये हो गया बी वेक्टर क्या हो गया? क्या हर एक वेक्टर के पास तीनों कॉम्पोनेंट होंगे? खड़े हो जा अंश, खड़े हो जा, खड़े हो जा। आय हाय छिछी, झूठी कसम। इधर देखो, अरे इधर वेक्टर का निशान लगा हुआ है, इधर वेक्टर का निशान क्यों नहीं लगा हुआ? और इधर क्यों नहीं लगा हुआ? और इधर क्यों नहीं लगा हुआ? क्योंकि ये वेक्टर है और ये क्या है? मैग्नीट्यूड अलोंग एक्स डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड अलोंग ये इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड है। ये क्या है? समझ आई बात? अभी मैं इस वेक्टर को, अभी मैं ये तो चलो बता देता हूँ, अभी मैं इस वेक्टर को ध्यान से थोड़ी सी और इससे प्यार से बातें कर लूँ थोड़ी सी। ये देखें, इसको इधर लेकर आओ, थोड़ा सा लेकर आए। अगर मैं ये बात करता हूँ ए एक्स की, ए वाई की
ए जेड की, या फिर ए एक्स आई कैप की, ए वाई जे कैप की, ए जेड के कैप की। ये क्या होता है? ये एक वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट होता है। ये एक वेक्टर का इन एक्स डायरेक्शन, इन मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन। ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इन वाई डायरेक्शन। ये इसे और क्या कहते हैं? स्केलर कॉम्पोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग एक्स डायरेक्शन। क्या ये बात क्लियर है? हाँ है ना? तो ये जो है अलोंग वाई डायरेक्शन हुआ और ये जो है अलोंग जेड डायरेक्शन हुआ। समझ आएगी बात? और ये क्या है? पूरा का पूरा इसके पास मैग्नीट्यूड भी और इसके पास डायरेक्शन भी। इसको लिखना पर कहीं थोड़ा अलग लिखना। ये क्या है? वेक्टर कंपोनेंट। क्योंकि इसके पास देखो, इसके पास दोनों चीजें हैं, इसके पास मैग्नीट्यूड भी और इसके पास बस एक चीज थी, मैग्नीट्यूड। ये है वेक्टर कंपोनेंट। हे राम जी मेरे राम जी मेरे राम जी। हो गया? भाई जल्दी लिख लो। लिख लिया ना तुम लोगों ने? ओके सर। अगर मैं ए डॉट बी निकालूं तो भाई देखो मेरी बात सुनो सीधी सीधी। अगर मैं इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ दो वेक्टर्स का, तो इसका अब ये सारों से होगा। देखो कैसे लिखेंगे? ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई प्लस ए एक्स बी वाई। मैग्नीट्यूड को आगे पीछे डायरेक्शन का डॉट कर दिया, डन। प्लस ए एक्स बी जेड आई डॉट प्लस जे डॉट ए वाई बी वाई जे डॉट ए वाई बी जेड जे डॉट के। हे राम। ए जेड बी एक्स के डॉट आई प्लस ए जेड बी वाई के डॉट जे प्लस ए जेड बी जेड के डॉट के। क्या यहाँ तक क्लियर है? अब बेटा ध्यान से देखना। अच्छा पहले तुम्हारे को यहाँ पे एक बात और बता देता हूँ। आई डॉट आई कितना होता है? आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के, ये 1 होता है। ये क्या होता है? 1 होता है। कैसे 1 होता है सर? तुम लोग खुद भी प्रूव कर सकते हो। ये ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, इन दोनों की तो डायरेक्शन सेम ही है ना,
सेम डायरेक्शन मतलब एंगल जीरो, सेम डायरेक्शन मतलब आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है रूपनीत? आंसर कितना आ गया? 1। वैसे जे डॉट जे भी 1 और के डॉट के भी 1, ठीक है। बच गए यार। तो इधर आंसर क्या आ गया मेरा? ए एक्स बी एक्स, ये तो 1 हो गया ना, ये क्या हो गया? और आई डॉट जे कितना होता है? 0। आई डॉट के भी कितना होगा? 0, है ना। जे डॉट आई भी कितना होगा? 0, है ना। ये सारे मेरे 0 जो हो रहे हैं, ये सारे में क्या हो रहे हैं? 0, क्योंकि इनके बीच में एंगल 90, इनके बीच में एंगल क्या है? 90। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। बस क्या क्या बच गया? एक ये बच गया क्योंकि इनके बीच में एंगल 0 डिग्री है, और एक बच गया मेरा ये क्योंकि इनके बीच में भी एंगल 0 डिग्री है, और एक बच गया मेरा ये क्योंकि इनके बीच में भी एंगल मेरा 0 डिग्री। तो फाइनल आंसर मेरा क्या आया? मेरा फाइनल आंसर आया ए एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। किसी को समझ में आया क्या? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का अगर तुम्हारे को कभी भी मल्टीप्लाई करना है तो उनके एक्स कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करो एक्स से, और वाई को मल्टीप्लाई करो वाई से, और z को मल्टीप्लाई करो z से। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ याद रखना और लिख भी लेना, ठीक है। याद नहीं रखोगे, लिखोगे नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अब यहाँ देखें, अगर मैं बोल रहा हूँ 3i प्लस 4j को मल्टीप्लाई करना है, डॉट करना है, सॉरी इसका डॉट करना है किसने? 4i प्लस 5k से, 4i प्लस 5k से। तो इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आएगा सिर्फ 12, सिर्फ, क्योंकि देखो i को i से करेंगे और j को j से और k को, इसके पास j वाला है, इसके पास तो j वाला, तो ये किसी से नहीं होगा। इसके पास k वाला, इसके पास k वाला, तो किसी से भी नहीं होगा। और 3 4 जा 12, और i डॉट आई कितना होता है? 1। i डॉट आई कितना होता है? तो बस कंपोनेंट्स को ही मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर ये, अगर यहाँ पे आई हुई कुछ भी नहीं आएगा भाई, अगर आई हुई लगा दे तो वेक्टर हो गया, क्या हो गया? और डॉट प्रोडक्ट का आंसर हमेशा क्या आता है? स्केलर। समझ आ रही बात? बाकियों का आंसर मल्टीप्लाई होके 0 आएगा। 2-3 क्वेश्चन करा रहा हूँ। मेरा वाले खरीद ले। अगर 2 वेक्टर पूरे पूरे दिए हुए हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला ये होगा, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला। और इफ अगर ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के, तो ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड इक्वल्स टू 0 होगा, है ना। क्योंकि जब 2 वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? क्या होता है डॉट प्रोडक्ट? 0। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0। तो अगर ये वेक्टर परपेंडिकुलर है तो एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड क्या होंगे? आगे देखो। बेसिकली बेटा डॉट प्रोडक्ट का बहुत बड़ा यूज़ है, बट जनरल सी बात है कि कहाँ कहाँ पे डॉट प्रोडक्ट यूज़ में नॉर्मली आ जाएगा अभी वेक्टर चैप्टर में, अदरवाइज तो पूरी फिजिक्स में घूमता ही रहेगा। डन। कभी भी डॉट प्रोडक्ट आए आपको पता होना चाहिए, अगर एंगल 0 है तो डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम है, एंगल 180 है तो डॉट प्रोडक्ट मिनिमम है, अगर एंगल 90 डिग्री है तो डॉट प्रोडक्ट 0 है, अगर एंगल एक्यूट है तो डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव है, एंगल ऑब्ट्यूज है तो डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बट नॉर्मली ए डॉट बी से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे को देखने को आएंगे वेक्टर्स चैप्टर में। वेक्टर चैप्टर में जहाँ पे हमारे को मल्टीप्लिकेशन सिखा रहे हैं, प्लस माइनस सिखा रहे हैं, उस चैप्टर में उस चैप्टर से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबसे पहले फाइंड कर लो ए डॉट बी, ठीक है। उसके बाद शो करो ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। कैसे करेंगे भाई? दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अगर आंसर 0 आ गया तो परपेंडिकुलर है, आंसर 0 नहीं है तो परपेंडिकुलर नहीं है। अगला, इफ ए इज परपेंडिकुलर टू बी,
अगर ए वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर दिया हुआ है, आपको बोल देंगे फाइंड लैम्डा या फिर पी, कुछ भी, मतलब कोई भी आपको एक वेरिएबल फाइंड करने को बोल देंगे और कंडीशन क्या गिवन होगी कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू, मतलब दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर दिए, आपको लैम्डा लैम्डा फाइंड करना है। समझ आई बात? कैसे करेंगे? डॉट प्रोडक्ट करके 0 के बराबर कर देंगे, टक करके लैम्डा आ जाएगा, बड़ी प्यार से, बड़े प्यार से, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। समझ आ रही बात? इसका थोड़ा सा यहीं पे दिखा देता हूँ, जैसे कि क्योंकि ये इजी है ना थोड़ा सा। डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना आता है, चलो देख लेते। 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 1j कैप प्लस 3k कैप। हाँ या ना मुन्ना? तो यहाँ पे a डॉट बी कितना आ गया? a डॉट बी आ गया भाई 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 4 तीये 12, 16 और 19। हाँ है ना? क्या क्लियर हुआ? डॉट प्रोडक्ट ऐसे निकला, i j k जिसने लगाया उसको दे दे दे। समझ आई बात? फालतू में लगाना नहीं है, फालतू में लगाना। अगर तुम्हारा i डॉट j दिख रहा है, इसका मतलब वो वेक्टर है, वो क्या है? और डॉट प्रोडक्ट का आंसर वेक्टर। पहली गलती तो यहीं पे कर चुके हो, तो बात समझ में आई क्या? दूसरा, अच्छा दूसरा, आप यहीं से देख के कह सकते हो ए वेक्टर इज नॉट परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। क्यों भाई? क्योंकि इनका डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं आया, क्योंकि इनका डॉट प्रोडक्ट, अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाता तो परपेंडिकुलर हो जाते ही। क्लियर? आगे ऐसे ही यही कर देता हूं, इसको उठा के। क्वेश्चन है ये, अगला क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पे क्या बोल रहे हैं? इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर फाइंड लैम्डा। फाइंड लैम्डा। बात समझ में आई कि नहीं आई? वो लैम्डा दिख रहा है आपको? गिवन क्या है? ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। तो आप क्या करेंगे? ए 2 3 3 1 प्लस 4 इंटू लैम्डा इज इक्वल टू 0। हाँ है ना? यहाँ से लैम्डा आ गया 4 3 7, 4 लैम्डा इज इक्वल्स टू -7, लैम्डा इज इक्वल्स टू -7/4। समझ आई बात? हाँ है ना? अगर समझ आई बात कि नहीं आई? अब अगर आपको बोल दिया जाए -7/4, अगर आपको बोल दिया जाए कि शो करो ये वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना, आंसर हमेशा 0 ही आएगा। तो इसका मतलब ये दोनों वेक्टर क्या है? परपेंडिकुलर। ये वेक्टर परपेंडिकुलर नहीं थे, ये वेक्टर क्या है? परपेंडिकुलर। बात समझ में आ रही है क्या? इसके अलावा और क्या क्वेश्चन बोल दिया जा सकता है आपको? फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। मतलब ये प्रोजेक्शन वाले क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चंस हैं? प्रोजेक्शंस वाले क्वेश्चन। तो ऐसे ये सब क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। आपने डॉट प्रोडक्ट में यही सब चीज़ें सीखनी है। बात क्लियर है क्या? दैट्स इट। तो अभी ये चीज़ें सीखेंगे, बहुत हो जाएगा। छुट्टी आज के लिए। सॉरी, मैं इसमें एक चीज़ और भूल गया। ठीक है, एक चीज़ और थी हमारे को। अगर एंगल फाइंड करना हो, क्या फाइंड करना हो? दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड करना हो, तो भी हम ये यूज़ करते हैं, फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। मुझे लग रहा था मैं कुछ भूल रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास ये तरह के क्वेश्चंस आएंगे, और ये तरह के क्वेश्चन मैं आपको आज करने के लिए दे रहा हूँ। जितना घर से हो सके उतना कर लेना, जो नहीं होगा तो वो सिखाऊँ।